हम लोगों का लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरण का विश्लेषण ये चैप्टर चल रहा था। क्लास में हम लोगों ने आधा किया था, ठीक, लेकिन अब हम लोग उसके आधा ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों का शोध क्षमता अनुपात में हम लोगों ने दो टॉपिक क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से क्लास में पढ़ चुके हैं? तो शोध क्षमता अनुपात में 4 अनुपात ज्ञात करते हैं, ये आप लोगों को बताया था। जिसमें हम लोग ऋण क्षमता अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने बता दिया था। 3 क्वेश्चन करवाया था और बोला था बाकी जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचे इसको अपना घर में होमवर्क के रूप में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन था जिसको हम लोग टॉपिक पढ़े थे, कुल संपत्ति ऋण अनुपात। कुल संपत्ति ऋण अनुपात के भी मैंने 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन बोला था घर में आप लोग होमवर्क के रूप में कर लेना, ठीक। तो शोध क्षमता अनुपात का आज तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका स्वामित्व कोष अनुपात। क्या है तीसरा टॉपिक? स्वामित्व कोष अनुपात। स्वामित्व कोष अनुपात ये क्या होता है? तो स्वामित्व कोष अनुपात होता है स्वामियों का कोष और कुल संपत्ति के बीच में ये क्या बताता है? संबंध को बताता है कि स्वामियों का कोष और अंश कुल संपत्ति व्यवसाय की या किसी कंपनी की कुल संपत्ति और स्वामियों के बीच में क्या संबंध है। आगे बोलता है अर्थात इस अनुपात से यह ज्ञात किया जाता है कि व्यापार की संपत्तियों के कोष किस सीमा तक लगे हुए हैं। अर्थात व्यापार की जो संपत्ति है उसको आप किस सीमा तक, संपत्तियों को किस सीमा तक व्यापार के स्वामियों के कोष चुकाने के उपयोग में ला सकते हो। अर्थात आपके व्यापार की कुल संपत्ति मान लो अगर 50 लाख रुपए है, कितना है? 50 लाख रुपए है और स्वामियों का कोष मान लो आपके पास 45,000 या 45 लाख रुपए है, तो आप इस संपत्ति का उपयोग कहां तक कर सकते हो? स्वामियों की कोष चुकाने, मतलब 45 लाख रुपए तक आप इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि स्वामियों का कोष कितना है? 45 लाख है। मतलब इसका संबंध बता रहा है कि आप इस संपत्तियों का उपयोग स्वामियों के कोष को चुकाने तक का उपयोग कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आगे बताया है इसमें शुद्ध संबंधी अनुपात या समता अनुपात भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात इसका फॉर्मूला होता है स्वामियों का कोष बोलो या अंशधारी कोष बोलो, ठीक है। फॉर्मूला होता है स्वामी कोष या अंशधारियों का कोष, जो आपको बोलना है बोलो, बटे इसके बटे में क्या होता है? कुल संपत्ति, ठीक। अब स्वामियों का कोष कैसे निकालोगे? तो स्वामियों के कोष का फॉर्मूला मैं क्लास में बताया था, अंश पूंजी प्लस संचय एवं आधिक्य। अंश पूंजी और संचय आधिक्य। संचय आधिक्य अगर लाभ होगा उस वर्ष का तो माइनस कर देना, और संचय एवं आधिक्य मतलब संचय एवं आधिक्य प्लस होगा तो मतलब शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ देना, हानि होगा तो माइनस कर देना, ठीक। और अंश पूंजी में हम लोग क्या क्या लेते हैं? तो अंशधारियों का कोष में जो अंश पूंजी आता है, क्या आता है? जो अंश पूंजी आता है उसमें हम लोग समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों की राशि को शामिल करते हैं, ठीक। कुल संपत्ति, तो कुल संपत्ति का आप 2-3 फॉर्मूला क्लास में पढ़े हो, तो कुल संपत्ति का एक और फॉर्मूला सीख लो, कुल संपत्ति बराबर गैर चल संपत्ति प्लस चल संपत्ति। स्थायी संपत्ति जिसको गैर चल संपत्तियों में शामिल किया जाता है और चल संपत्ति, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कुल संपत्ति आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हम लोगों का बुक का क्वेश्चन नंबर 42, बुक का क्वेश्चन नंबर 42
42 में देखो बोलता है निम्न विवरण से स्वामित्व अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है, अंश पूंजी दिया है 10 लाख, संचय एवं आदित्य दिया है 6 लाख, गैर चल संपत्ति दिया है और चल संपत्ति दिया है। तो चलिए लिखते हैं अपन, दिया है क्या क्या दिया है, अंश पूंजी कितना दिया हुआ है, तो अंश पूंजी हमको दिया है 10 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद संचय और आदित्य, संचय और आदित्य दिया है आपको 6 लाख रुपए। ठीक, 6 लाख रुपए। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आ जाएगा अंशधारी कोष। क्लियर। उसके बाद मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगा, केवल समझा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके बताऊंगा। ठीक, दूसरा गैर चल संपत्ति दिया है, तो लिखो गैर चल संपत्ति। गैर चल संपत्ति कितना दिया हुआ है, 44 लाख। ठीक, उसके बाद अगला दिया है चल संपत्ति, तो चल संपत्ति दिया है 20 लाख। ठीक, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, कुल संपत्ति। अब आपके पास अंशधारियों का कोष भी मिल गया और कुल संपत्ति मिल गया, तो यहाँ फॉर्मूले में लाके पुट अप कर सकते हो। तो आप लोग फॉर्मूला लिख लेना पहले, अंशधारियों का कोष, तो अंशधारियों का कोष बराबर क्या हो जाएगा, अंश पूंजी प्लस संचय एवं आदित्य, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 16 लाख रुपए। तो अंशधारियों का कोष कितना हो गया, 16 लाख। ठीक, डिवाइड बाय। ठीक, अब चल संपत्ति और गैर चल संपत्ति दोनों को जोड़ दोगे तो 44 और 20 कितना हो गया, 64 लाख। 64 लाख। ठीक, यहाँ पर इनटू फॉर्मूले में क्या है, 100 है। ठीक, फॉर्मूले में क्या है, 100, तो इनटू 100। तो ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कटा, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 25%। क्लियर, समझ में आया कैसे लिखना। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। क्लियर, ये 42 समझ में आया, फॉर्मूला यही है, इसमें आप सेट करोगे ये बन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है निम्नलिखित सूचना से एक कंपनी की निम्नलिखित पुस्तकों से दी गई है, इसके आधार पर आपको स्वामित्व कोष अनुपात या स्वामित्व अनुपात ज्ञात करना है। क्या बोलता है, चल संपत्ति दिया है 32 लाख, चल दायित्व दिया है 16 लाख, दीर्घकालीन उधारी, दीर्घकालीन प्रावधान और गैर चल दायित्व दिया है। ठीक, तो चलिए इसको मिटा दूं। ठीक, क्लियर है ये। देखो क्या क्या दिया है, चल संपत्ति, तो चल संपत्ति 32 लाख, तो लिखो दिया है बोल के, चल संपत्ति 32 लाख। उसके बाद अगला दिया हुआ है चल दायित्व 16 लाख। ठीक, 16 लाख। उसके बाद दिया दीर्घकालीन उधारी और दीर्घकालीन प्रावधान 20 लाख और 12 लाख। दीर्घकालीन उधारी और दीर्घकालीन प्रावधान। तो दीर्घकालीन उधारी 20 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और दीर्घकालीन प्रावधान 12 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और गैर चल दायित्व दिया है
ठीक, गैर चल दायित्व। तो गैर चल दायित्व आपको कितना रुपए दिया हुआ है? 32 लाख। हो गया, ठीक। तो ये गैर चल दायित्व नहीं है, ये गैर चल संपत्ति, ठीक, गैर चल संपत्ति। तो देखिए, चल संपत्ति और गैर चल संपत्ति दोनों को जोड़ देंगे। ये गैर चल संपत्ति और ये चल संपत्ति दोनों दिया है, गैर चल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों को जुड़ गया तो कुल संपत्ति हो गया। तो कितना हो जाएगा कुल संपत्ति? तो फॉर्मूले आप लोग लिख लोगे, कुल संपत्ति बराबर गैर चल संपत्ति प्लस चल संपत्ति, दोनों को जोड़ दिए तो 32 लाख और 32 लाख कितना हो गया? 64 लाख इनटू यहाँ पर तो 100 है ही, ठीक। अब आता है अंशधारियों का कोष। तो अंशधारियों का कोष अपन कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ठीक। अंशधारियों का कोष का मैं लिखवाया हूं, उसमें फॉर्मूला है आपका अंशधारी कोष। अंशधारी कोष का फॉर्मूला है कुल संपत्ति। क्या करेंगे? कुल संपत्ति, ठीक। उसमें चल दायित्व है, इसको माइनस कर देंगे, चल दायित्व इसको माइनस कर देंगे और माइनस हो जाएगा गैर चल दायित्व। तो गैर चल दायित्व में दीर्घकालीन उधारी और दीर्घकालीन प्रावधान इन दोनों को लिया जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन उधारी और दीर्घकालीन प्रावधान इन दोनों को लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे गैर चल दायित्व, और गैर चल दायित्व में दीर्घकालीन उधारी और दीर्घकालीन प्रावधान दोनों आता है। तो कुल संपत्ति हम कितना निकाले? तो कुल संपत्ति कैसे निकाले? चल दायित्व और चल संपत्ति और चल गैर चल संपत्ति को जोड़ दिए तो कितना आ गया था? 64 लाख माइनस चल दायित्व हमको कितना दिया हुआ है? 16 लाख माइनस दीर्घकालीन उधारी दीर्घकालीन प्रावधान दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका बनता है गैर चल दायित्व। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 लाख, ठीक। तो 64 लाख को ऐसे ही रहने दो, माइनस 16 32 जोड़ के कितना हो जाएगा? 48 लाख, घटा दो तो हो गया 16 लाख। हुआ, इस 16 लाख को यहां लेके आओ, ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कटा, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 एकम 4, 2 8, 4 पंचे 20। तो कितना परसेंट? 25%। तो चल संपत्ति और गैर चल संपत्ति को जोड़ दोगे तो कुल संपत्ति आ जाएगा। तो एक स्टेप और बना लेना, कुल संपत्ति बराबर गैर चल संपत्ति प्लस चल संपत्ति। क्लियर? यहाँ तक बन जाएगा। तो ये स्वामित्व कोष अनुपात हुआ, ठीक। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ब्याज प्राप्ति या ब्याज सुरक्षा अनुपात कोष। बेटा ये क्लियर है? देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या जिसको उतारना उतार लो। 5 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक। अब आता है हमारा 4th नंबर, ठीक। 4 ब्याज सुरक्षा अनुपात, ठीक। ब्याज सुरक्षा अनुपात, ब्याज सुरक्षा अनुपात का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे ब्याज सुरक्षा अनुपात। इसका फॉर्मूला होता है कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ बटे
कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ बटे दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज। क्या होता है? कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ बटे दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज। ये आपका फॉर्मूला। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये होता क्या है? तो कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ, ठीक, इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है, ठीक। 43 मैं बताया, 44 और 45 आप घर में ट्राई करेंगे, बन जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न सूचनाओं से ब्याज सुरक्षा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ब्याज सुरक्षा अनुपात तो देखो बोलता है, पहला कर तथा ब्याज के पूर्व का लाभ दिया हुआ है। तो कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ कितना रुपए दिया है? 64 लाख, ठीक है। तो कितना दिया है? 64 लाख रुपए, नहीं 6,40,000। तो कर तथा ब्याज के पूर्व का लाभ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6,40,000 डिवाइड बाय, नीचे देखो बोलता है 10% उधारी 8 लाख। तो 10% उधारी, दीर्घकालीन उधारी 8 लाख। तो 8 लाख का 10%, तो जो भी हम लोग को बताया है कि 10% दीर्घकालीन उधारी, और वो भी कितना रुपए बता रहा है? 8 लाख। मतलब मैं कहीं से लंबे समय के लिए उधारी लिया हूं, वो भी कितने रुपए का? 8 लाख का। अर्थात इस उधारी पर यदि मैं साल भर में ब्याज चुकाऊंगा तो कितना प्रतिशत चुकाऊंगा? 10% चुकाऊंगा। ठीक है, 10% उधारी है। तो चलिए दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज, तो दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज मतलब इस उधारी पर अगर मैं ब्याज चुकाऊंगा 10%, तो इस पर ब्याज निकालो। तो ब्याज कितना रुपए निकलेगा? 8 लाख रुपए का कितना परसेंट? 10%। तो कितना रुपए निकला? 80,000 निकला। यहाँ पर रख दो 80,000, ठीक, रख दिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। छह लाख 40,000 था ना, सॉरी, 6,40,000, ठीक है। तो 1 2 3 4, 8 का मान 8 8 64, तो कितना आया? 8। मतलब आप दीर्घकालीन कर एवं ब्याज के पूर्व के लाभ और हम लोग जब ब्याज चुकाने की बारी आती है, क्योंकि हमको जो लाभ आया उस लाभ पर हमको ब्याज कितना रुपए चुकाना है, तो कितने बार आप चुका सकते हो? 8 बार। तो ये आए टाइम में आएगा। टाइम मतलब समय, मतलब आप यदि लाभ का पैसे ब्याज के रूप में उपयोग करना चाहते हो तो उस पैसे को आप 8 बार उपयोग कर सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है। तो ये क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 46 था। तो क्या करेंगे? कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पुटअप करेंगे। और दीर्घकालीन उधारी 8 लाख था, तो उस पर ब्याज निकालेंगे। 8 लाख का 10% 80,000, फॉर्मूले में आप पुटअप करेंगे, बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसको मुझे बताना है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 48 आप लोगों का बन जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए बोलता है, निम्नलिखित सूचनाओं से एक कंपनी की पुस्तक से ली गई है। ब्याज तथा कर के बाद का शुद्ध लाभ 12 लाख रुपए दिया है। बैंक से दीर्घकालीन उधारी 10% है ना, 10% वार्षिक ब्याज पर। उसके बाद अगला होता है 12% ऋण पत्र 40,000 रुपए, कर की दर दिया हुआ है 50%। तो चलिए इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, कैसे निकालेंगे। तो ब्याज तथा कर के बाद का लाभ कितना रुपए दिया हुआ है? तो ब्याज तथा कर के बाद का लाभ कितना रुपए दिया हुआ है? 12 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक। अब आप लोग एक वित्तीय विवरण में क्लास में पढ़ाया था कि हमारा जो आता है कर के पूर्व का लाभ, मान लो अगर कर के पूर्व का लाभ आया है
10,000। ठीक, इसमें अपन माइनस कर रहे हैं कर की दर, मान लो 50%। कितना परसेंट? 50%। तो किसका अपन परसेंट निकालते हैं? इसी 10,000 का 50%। तो इस 10,000 का 50% निकालने मतलब कितना आया? 5,000। तो जो 5,000 मेरे पास बचा वो बचा करके बाद का लाभ। क्लियर? कर के बाद का लाभ 5,000 है, कर की दर 50%, अर्थात अगर मैं कर के पूर्व का लाभ 10,000 था, उसमें मैं 5,000 घटा दूं तो कर के बाद का लाभ कितना बचा? 5,000। मतलब ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो पूर्व का लाभ हो जाएगा। मतलब जितना लाभ मेरे पास है उतना ही लाभ मैं जोड़ूंगा, क्योंकि 50% बोला है। तो क्वेश्चन में भी आपको देखो 50% बोला है, कर की दर 50%। तो यहां पर लिखो कर की दर राशि कितना परसेंट? 50%। तो क्या करेंगे? इसमें अपन 12 लाख रुपए को जोड़ देंगे। तो अब अपना कितना हो गया? 24 लाख। ये किसके पहले का आया? कर के पूर्व का लाभ 24 लाख। क्या ब्याज के पूर्व का आया क्या? नहीं आया। तो अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज को भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो ब्याज जोड़ेंगे तो दो ठो ब्याज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो ब्याज के संबंध में देखो आपका दूसरा पॉइंट, बैंक से दीर्घकालीन ऋण 10% वार्षिक ब्याज। तो बैंक से ऋण, तो बैंक से ऋण कितना रुपए है? तो बैंक से ऋण अपन कितना रुपए लिए हैं? 12 लाख रुपए है। ठीक है, तो 12 लाख और इस पर कितना परसेंट ब्याज होता है? 10%। तो 12 लाख का 10% कितना आएगा? 12 लाख का 10%, 1,20,000 रुपए। क्लियर? दूसरा देखो बोलता है 12% ऋण पत्र, 12% ऋण पत्र, और वो भी कितना रुपए अमाउंट बता रहा है? तो 12% ऋण पत्र पर अमाउंट बताया है 40 लाख रुपए। मतलब इस 40 लाख रुपए पर अगर आप ब्याज चुकाते तो कितना प्रतिशत चुकाते? 12%। तो 12 48। तो कितना रुपए ब्याज चुकाते? 4,80,000। तो कुल मिलाकर आपका ब्याज की राशि कितना हो गई? तो 12 लाख का इसको जोड़ देंगे तो 6 लाख। तो 24 लाख और 6 लाख मतलब क्या हो गया? 30 लाख। तो ये जो 30 लाख रुपए हुआ, अब आया कर व ब्याज के पूर्व का लाभ 30 लाख आ गया। क्लियर है? इसको मिटा दूं। तो कर एवं ब्याज के पूर्व का लाभ कितना रुपए आया? 30 लाख डिवाइड। अब फॉर्मूले में दूसरा क्या बोलता है? दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज। तो दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज कितना रुपए दिए हैं? तो 1,20,000 प्लस 4,80,000। तो कुल मिलाकर कितना दिए हैं? 6 लाख रुपए। तो काटो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 कम 6 पंचे 5, मतलब 5 टाइम्स। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था आपका शोध क्षमता अनुपात का चारों टॉपिक। 2 टॉपिक क्लास में पढ़ा था, 2 टॉपिक ऑनलाइन में पढ़ा दिया। ठीक, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशीलता अनुपात, जिसमें स्कंद आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात और औसत अनुपात। कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। 4 टॉपिक में ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दूंगा। एक टॉपिक और बचेगा, उसको संचालन क्रिया से शुद्ध लाभ सकल लाभ वो निकालने का एक टॉपिक है।
तो ये 2 टॉपिक में मतलब 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो पढ़ेंगे, वो 2 से 3 दिन में। केवल संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह उसमें पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह तैयारी करेंगे, उसके बाद अपन रिवीजन चालू करेंगे। तो ये क्लियर है जो मैंने बताया, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और घर में जो क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा है उसको आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप देख सकते। बाकी क्लियर है जितना मैंने बताया, बाकी नेक्स्ट क्लास